मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि मैम जब सब जगह बीटेक की ही डिमांड है तो बीएससी यूज़लेस है क्या। और वो काफ़ी थॉटफुल थी इस बारे में। मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये कन्फ्यूज़न है कि वो बीटेक अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो क्या वो बीएससी करके कोई गलती करेंगे। तो मुझे लगा कि एज अ टीचर मुझे उनके लिए अपने एक्सपीरियंस से जो कुछ मैंने इकट्ठा किया है वो राह तैयार करनी चाहिए, उनको रास्ता दिखाना चाहिए। चलना और डिसाइड करना उनका अपना काम है। तो बच्चों, तरक्की करो, मजबूत बनो। मेहनत पारस पत्थर है, वो तुम्हारे हाथ लगे और तुम जिस चीज़ को छुओ वो सोना हो जाए। इसमें मेरा जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो ये कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि सबसे पहले आपको खुद से सवाल करना ज़रूरी है। हमेशा मैं तुम लोगों से बोलती हूँ कि 2 मिनट अपने साथ बैठो और खुद से बात करो। क्लास के शुरू में मैं हमेशा तुमसे ये कहती हूँ कि अपने आप से पूछो कैसा महसूस कर रहे हो, आज तुम क्या करना चाहते हो, या आज से कुछ साल बाद तुम खुद को किस रूप में देखना चाहते हो। इसे कहते हैं होश में जीना। मशीन की तरह बेहोशी में चलते नहीं जाना, होश में जीना। तो जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ मैं अपने बच्चों से वही शेयर कर रही हूँ। बेटा, अगर तुमको मशीन्स के साथ प्यार है, और वो मशीन्स बड़ी बड़ी मैकेनिकल मशीन्स ही नहीं है। जब तुम फिज़िक्स लैब में मेरे साथ आते हो और जब मैं एक्सप्लेन कर रही होती हूँ तुमको रेजिस्टेंस बॉक्स या बैटरी एलिमिनेटर, तो एक पल को रुक कर सोचो कि क्या तुमको ये जानना अच्छा लगता है कि उन मशीन्स के अंदर क्या है और वो कैसे काम करती हैं। अगर हाँ, तो बीटेक तुम्हारे लिए है। अगर तुमको कोडिंग पसंद है तो बीटेक तुम्हारे लिए है। लेकिन अगर तुम्हें मैकेनिकल टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बहुत रुचि नहीं आती है, अगर तुम थ्योरेटिकल फिज़िक्स में या थ्योरेटिकल साइंस में उन प्रिंसिपल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, तुमको अच्छा लगता है समझना भी और समझाना भी, लेकिन तुमको उनके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में उतना इंटरेस्ट नहीं आता है, तो फिर बीटेक तुम्हारे लिए नहीं है। जो काम तुमको रोज़ करना है उम्र भर, वो काम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको करते हुए तुम रोज़ ऊबो। वो काम ऐसा होना चाहिए जो रोज़ तुम्हारे अंदर एक उमंग पैदा करे कि आज ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, आज अपने काम पर जाना है, और तुम उसके बारे में सोच कर पॉजिटिव एनर्जी से भरो। तो ये बहुत ज़रूरी है, और ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बेटा, ये हमारी पूरी ह्यूमन सोसाइटी के लिए ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ कंट्रीब्यूट करें, हम अपनी जिम्मेदारियों को प्यार से निभाएं। और जहाँ तक सवाल रहा इंटरेस्ट का, वो एक बहुत अहम पहलू है, आपको सोचना ही है उस पर। दूसरा अहम पहलू है फाइनेंशियल। अगर आपके सपने बड़े हैं लेकिन आपको पता है कि आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट उतना अच्छा नहीं है, आपके पेरेंट्स उतना महंगा खर्च अफोर्ड नहीं कर सकते जो एक नॉर्मल सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी लग जाता है, देन ऑल्सो यू कैन ऑप्ट बीएससी। लेकिन क्योंकि बीएससी आपको वहीं पहुंचा देगा जहां बीटेक आपको पहुंचाएगा, तो कोई मजबूरी नहीं है कि आप बीटेक करें ही। तो
क्या पहला पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? कि सबसे पहले खुद से पूछना कि किस सब्जेक्ट को पढ़ते समय तुम देर तक बैठ पाते हो, तुमको उकताहट नहीं होती है। और ये कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ये आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट हो सकता है जो 10th में तुमने महसूस किया हो कि तुम हिस्ट्री पढ़ते हुए बहुत देर तक बैठ जाते थे, तुम इंग्लिश पढ़ते हुए, तुम लैंग्वेजेस पढ़ते हुए बहुत देर तक बैठ जाते थे और तुमको उठना है ऐसा महसूस नहीं होता था। क्योंकि आज तुम बहुत भाग्यवान परिस्थिति में हो। मैं बार बार तुम लोगों को बता रही हूँ कि जब हम तुम्हारी उम्र में थे तो ये कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ना तो इतनी नॉलेज अवेलेबल थी और ना ही अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या पसंद है तो उसके बाद अपने पेरेंट्स के साथ उसको शेयर करें, क्योंकि पेरेंट्स को भी एक सेट माइंडसेट से बाहर आने में टाइम लगेगा। आपको कन्विंस करना पड़ेगा उनको, लेकिन पहले खुद कन्विंस हो जाओ। और अगर बेटा, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है बच्चों का जिसे पता नहीं है कि उसे क्या अच्छा लगता है, तो फिर मैं बताती हूँ कि अगर तुम उस कैटेगरी में हो जब तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो कभी कभी खुद से पूछ सकते हो कि फ्यूचर में तुम खुद को किस रूप में देखना चाहते हो। अगर वहाँ भी तुम्हारे सामने कोई इमेज नहीं बनती है तो सुनो कि तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे आपको अगर समझ में आ गया कि आपको टेक्निकल फील्ड में नहीं जाना है, तो आई वुड से कि आप बिल्कुल भी बीटेक के लिए अपने माइंड को, एनर्जी को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में डाइवर्ट मत करो। फोकस ऑन बोर्ड्स। बोर्ड में बेहतरीन परसेंटेज लाना तुम्हारे लिए दरवाजे ही दरवाजे खोल देगा। तो अगर तुम बोर्ड में अच्छे नंबर ले आए तो 2 चीज़ें तय होंगी। एक कि तुम्हारी संकल्प शक्ति अच्छी है, तुम अपने ऊपर मालिकाना हक रखते हो और तुम अपने से काम कह सकते हो, करवा सकते हो। और दूसरा, नंबर ये बताता है कि ये बच्चा अपनी मेहनत से जो तय कर लेता है उसे हासिल कर सकता है। तो हमेशा नंबर को नीचे दर्जे से देखना कि नंबरों से क्या होता है। हाँ, नंबरों से सब कुछ नहीं होता, लेकिन नंबरों से बहुत कुछ होता भी है। जैसे आपको ये समझ में आ गया कि आपको बीटेक नहीं करना है, आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बिल्कुल उसके लिए अपने माइंड को डाइवर्ट मत करो। आप बीएससी आराम से ऑप्ट करो। अब बीएससी ऑप्ट करने पर आपके सामने, और अगर इवन आप बीटेक सोच रहे हो कि नहीं बीटेक करना है, और तब भी जब आपने मेंस दिया, और मेंस में मैं बता दूं बेटा कि 0.1 परसेंटाइल पर, ये मैं किसी से सुनकर नहीं बता रही हूँ तुमको, ये मेरी अपनी इन्वॉल्वमेंट और रिसर्च का सॉलिड रिज़ल्ट है जो बता रही हूँ। 0.1 परसेंटाइल पर 1000 बच्चा था पिछले साल। यानी अगर आपकी 97.4 परसेंटाइल है, यानी आपसे 100 में केवल 2.6 बच्चे आगे हैं, आप इतना आगे आ गए हैं, तो भी 27,000 लोग आपसे ऊपर हैं, क्योंकि 0.1 परसेंटाइल पे 1000 बच्चा है। तो अगर आपकी परसेंटाइल 98 या उससे ऊपर है तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। नहीं तो आप अगर 90 परसेंटाइल पर हो, 95 परसेंटाइल पर हो, तो आपकी जो रैंक है वो इतनी नहीं है कि आपको अच्छा कॉलेज मिल पाए। जो 96, 97 वाले हैं वो लास्ट काउंसलिंग के स्टेप तक जाकर IIITs पा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको प्राइवेट कॉलेजेस पे आना पड़ेगा।
और अगर आपकी परसेंटाइल 90 है, आपकी 1 या 1.5 लाख की या 80,000 की रैंक है, तो हो सकता है कि आपको नॉट सो गुड प्राइवेट कॉलेजेस में जाना पड़े। तब तुम सोचो कि क्या तुम वाकई इतनी पैशनेटली बीटेक करना चाहते हो? वो तुम्हारा इतना बड़ा सपना है? अगर सपना है तो डज़न्ट मैटर कि तुम कहाँ से कर रहे हो, क्योंकि किसी भी वजह से अगर तुम्हारी परसेंटाइल नहीं भी आई है, तुम्हें अगर बेहतरीन कॉलेज नहीं भी मिला है, तो तुम बीटेक करो और जिस कॉलेज से मिल जाए करो, क्योंकि वहाँ तुम अपने लिए रास्ता बना लोगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि पेरेंट्स कह रहे थे, सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि और सब कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि तुम्हें पता ही नहीं था कि इसके अलावा भी रास्ते हैं, तो फिर नॉट सो गुड कॉलेज में जाने से बेहतर है कि किसी बेहतरीन कॉलेज से आप ग्रेजुएशन करो। पर यहाँ एक राइडर हमेशा है बेटा। इसीलिए मैं बच्चों से हमेशा कहती हूँ कि अगर आप अपने सपनों को जीना चाहते हो तो बोर्ड के परसेंटेज पर बराबर ध्यान दो, और वो लाना इतना कठिन नहीं है। आपको सिर्फ चाहना है कि मुझे चाहिए, और चाहना आपसे काम करवा ले जाएगा। आप बीटेक के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 10 घंटे 12 घंटे की पढ़ाई करेंगे, वो भी मन से करेंगे, तो आपकी इतनी रैंक आएगी कि आप किसी अच्छे कॉलेज में पहुंच पाए। लेकिन अगर आप सिर्फ मेहनत से पढ़ते हैं और रेगुलर रहते हैं, मन से पढ़ते हैं, मन से जो काम किया जाता है वो हमेशा अच्छा होता है, मन से करते हैं, तो आपकी परसेंटेज 95 से ऊपर बहुत आराम से आएगी बोर्ड में। और तब आपको हर सब्जेक्ट पे ध्यान देना होगा। तो आप 2 नावों पे पैर रख कर चलोगे तो बोर्ड के परसेंटेज पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तुमको। तो देखो कि क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ तुम्हारे लिए इतना मायने रखता है। अगर तुम बीटेक के लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं हो तो उस कॉम्प्रोमाइज़ को मत करो, बोर्ड पर फोकस करो, बहुत अच्छे नंबर लाओ। मैं बताती हूँ तुमको कि तुम्हारे लिए क्या क्या दरवाजे खुले हैं। उसके बाद आपको अगर 95 से ऊपर परसेंटेज मिली है, ये ऑप्शंस तभी खुलते हैं क्योंकि आप एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। BCA में यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BBA में यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BSc, PCB, PCM and a very wonderful combination physics, maths and computer science। और कॉलेजेस, बेहतरीन कॉलेजेस, तो कुछ कॉलेजेस का नाम जो बहुत ऊपर है मैं तुम्हें बताती हूँ। उनमें आपको परसेंटेज, जो भी हाईएस्ट परसेंटेज आपके बोर्ड में आई है उससे 2-3% पर ही सारा मामला निपट जाता है। यानी परसेंटेज पर, अपने आंसर्स के, बोर्ड के आंसर्स के रिप्रेजेंटेशन पर और अपने सिलेबस को वास्टली पूरा करने पर बहुत ध्यान देना होगा आपको। वो मार्क्स लाना कठिन नहीं है, आसान है। मैंने करवाया है बच्चों को, लेकिन मोस्टली मैंने बच्चों को ट्रस्ट ना करते देखा है अपने टीचर पर। उन्होंने खुद को ज़्यादा समझदार मानते हुए वो किया जो सब कर रहे थे। बहुत कम बच्चे मेरे सामने ऐसे आए जिन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है और जो उस रास्ते को भी जानते थे जिस रास्ते से उन्हें वहाँ तक पहुँचना था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज, जैसे अगर आप लखनऊ में रहते हैं, अगर आप यूपी में रहते हैं, तो आपके सबसे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेहतरीन कॉलेज जहाँ एडमिशन लेकर आप ग्रेजुएशन के कोर्सेज़ में BSc, BCA, BBA, ये तो मैंने आपको बताया ही। और अगर आप UPSC टारगेट करना चाहते हैं, PCS टारगेट करना चाहते हैं, तो आप BA भी ले सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट अब पता चलता है आफ्टर 12th साइंस स्ट्रीम
कि आपको इंटरेस्ट है कॉमर्स में, आप उस पर थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा तुमको अपनी छुट्टियों में कि भाई कॉमर्स में क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है। और अगर आपको समझ आता है कि नहीं ये रुपए पैसे के हिसाब में मुझे रुचि है, तो बीकॉम भी कर सकते हो तुम। बस केवल इतना रहता है कि जो ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, ये आपको आपके बोर्ड के मार्क्स पर एंट्री देते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं जो आपने अपने बोर्ड के पेपर्स में नहीं लिया था, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये आपके बोर्ड के पेपर में थे, कंप्यूटर था, तो इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से एडमिशन ले लो। लेकिन जो परसेंटेज आपकी गिनी जाएगी, जैसे अगर आप पीसीएम से करना चाहते हैं, तो जैसे आईएससी बोर्ड में बेस्ट 4 का प्रोविज़न है कि बेस्ट 4 से बच्चे परसेंटेज काउंट करते हैं, वो यहाँ नहीं चलता है। आप अगर पीसीएम से लेना चाहते हैं तो आपको फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की परसेंटेज लिखनी होगी वहाँ पर, और एक कोई और सब्जेक्ट वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे इंग्लिश है या मान लो कि कंप्यूटर हो, तो एक कोई सब्जेक्ट, लेकिन 3 सब्जेक्ट्स वो जो जिनमें आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो। अगर आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर के अलावा कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हो, जैसे कि आपने तय किया कि आप इंग्लिश और आप बीए करोगे, तो आपको 2% से लेकर 2.5% तक वो आपके परसेंटेज में से डिडक्ट करते हैं। यानी अगर आपके 99% हैं तो आप तय है कि आप जिस कॉलेज में चाहोगे आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि डिडक्ट करने के बाद भी आप कट ऑफ से ऊपर रहोगे। लेकिन अगर आप 95-96% स्कोर कर पाए हो, तो आपको फिर आप वैसे ही बॉर्डर लाइन पर हो, तो आप वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करो जिन सब्जेक्ट्स में आपका ये डिडक्शन नहीं होता है, ठीक है। और बहुत बढ़िया सब्जेक्ट्स हैं। फिर बात आती है इन डिफरेंट कॉलेजेस की। तो बेटा इन डिफरेंट कॉलेजेस का अपना एक लेगेसी है, कल्चर है, और इन बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज का बाहर की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन रहता है। और ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में बच्चों को बहुत एक्सपोज़र देते हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में। ये प्राइवेट कॉलेजेस की तरह ऐसा नहीं है कि आपको एक शो ऑफ किया जाता है, ये यहाँ की परंपरा है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस इसमें आते हैं जो बेहतरीन हैं, जैसे सेंट स्टीफेंस कॉलेज, मिरांडा हाउस, हंसराज कॉलेज, रामजस कॉलेज, हिंदू कॉलेज, गार्गी कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर साइंस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, सेंट स्टीफेंस साइंस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और इन कॉलेजेस के जो कोर्स हैं बेटा, ये कोर्सेज़ डिज़ाइन किए गए हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जिनका पढ़ने का सपना है, तो वो उन कोर्सेज़ का डिज़ाइन जो इंटरनेशनल कोर्स स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग है। आप समझ रहे हो कि आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बस आपको क्या करना है, अगर आपको वाकई पता है कि आप बीटेक नहीं करना चाहते हो, तो आप अपने बेहतरीन कॉलेज के सिलेक्शन के लिए आप बोर्ड पे फोकस करो, पूरी तरह से लग जाओ। और लेडी श्री राम कॉलेज है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, ये सारे इतने बेहतरीन कॉलेजेस हैं और दिल्ली में है। दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद, उसका नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, यानी आपके सामने 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि ये बहुत आपकी पर्सनालिटी को ग्रो करा दें, ऐसी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं। दूसरा, इन कॉलेजेस में एक्सपोज़र इतना है, ख़ासकर जिन बच्चों को यूपीएससी का सपना है, वो बच्चे यहाँ पर एक एनवायरनमेंट पाएंगे। देखो, नेगेटिव एनवायरनमेंट हर जगह अवेलेबल है। ये तुम्हें देखना है कि तुमको जहर पीना है या तुम अमृत की तलाश में निकले हुए राही हो, तो वो तो तुम्हारा पूरी तरह से तुम्हारा ही चॉइस है। जो बच्चे जहर पीना चाहते हैं वो अपने घर में रहते हुए भी और अपने कॉलेज में रहते हुए भी अंधेरे ढूंढ लेते हैं और उन अंधेरों में खेलते रहते हैं जब तक उन्हें होश ना आ जाए।
तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस और सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेज नहीं हैं। चेन्नई में लोयोला कॉलेज, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, स्टेला मैरिस कॉलेज, वुमेन क्रिश्चियन कॉलेज, अन्ना यूनिवर्सिटी का बहुत नाम है, बहुत रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। और इन कॉलेजेस में जाकर तुम्हें पता चलेगा कि इन कॉलेजेस का क्या डिफरेंस है, यहाँ पढ़ाने वाले कितने डेडिकेटेड प्रोफेसर्स और टीचर्स हैं, और आपको एक बेहद अलग किस्म का एनवायरनमेंट मिलेगा। दूसरी बात बेटा, जहाँ पर पहुँचना मुश्किल होता है वहाँ पर छन कर ही तो लोग पहुँचते हैं ना। और जो छन कर, जहाँ पर पैसे का जोर नहीं चलता, जहाँ पर दूसरी तरीके के प्रेशर्स का, सोर्सेस का जोर नहीं चलता, और जहाँ पर आप काबिलियत के दम पर ज़्यादा लोग पहुँच रहे हैं, कुछ केसेस हो तो मैं नहीं कहती, पर काबिलियत के दम पर ज़्यादा लोग पहुँच रहे हैं, तो आप जिस एनवायरनमेंट में पहुँचते हैं वो काबिल लोगों का एनवायरनमेंट होता है। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद आपकी पर्सनालिटी में उन सारी टैलेंट्स का कितना असर पड़ सकता है ये आप खुद महसूस कर सकते हो। इसके बाद फिर पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज है, पुणे यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज कोलकाता, सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज मुंबई, मीठीबाई कॉलेज मुंबई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ लेजेंड्स, क्राइस्ट कॉलेज बेंगलुरु, माउंट कार्मल कॉलेज बेंगलुरु, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, साइंस के पढ़ाई के लिए एक क्या कहना चाहिए, ये तो पहुँच कर ही पता चलेगा। मैं तो अब सिर्फ सपना देखती हूँ कि मुझे इतना कुछ पता होता तो शायद मैंने रास्ता लिया होता। हालांकि जो मैं आज कर रही हूँ मैं उससे बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। मैं यही करना चाहती थी, लेकिन शायद बेटर प्रिपेयर्ड होती अपने बच्चों के लिए। सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज कोलकाता बता चुकी हूँ, जाधवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, ये सब बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के नाम बता रही हूँ। आप इन कॉलेजेस की वेबसाइट पर जाकर इंडिविजुअल रिसर्च करिए कि कब फॉर्म भरना है, क्या कट ऑफ पिछले साल का रहा था, क्या क्या कोर्सेज़ आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं। ये डिटेल स्टडी आपको रिसर्च करना पड़ेगा अपने बोर्ड एग्ज़ाम के बाद। इसके अलावा अगर आपका मेंस अच्छा हो गया है, आपकी रैंक अच्छी आ गई है और आप बीटेक नहीं करना चाहते हैं तो, और अगर एडवांस अच्छा हो गया है तो कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ़र करते हैं, और कुछ हैं जो बीटेक एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ़र करते हैं। और अगर एडवांस आपका अच्छा हो गया है और आप बीटेक नहीं करना चाहते हैं तो आपको आईआईटीज़ में भी बीएससी एमएससी का इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ़र होता है। बिट्स मेसरा रांची में आपको मेंस के स्कोर से एमएससी और बीएससी एमएससी का इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ़र होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बीटेक नहीं भी करना चाहते हैं तो आप बीबीए, बीसीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी चुन सकते हैं। अगर वो आपके मन का हुआ ना तो आप जुनून से लगोगे, और जिस काम में आप जुनून से जुट जाओगे उसमें आप औरों से अलग खड़े हो जाओगे। तो आपको अलग खड़े होने के लिए किसी बाहरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके अपने कोशिशें आपको औरों से अलग खड़ा कर देंगी। तो इन सब जगहों में से अपनी सिलेक्टेड जगह जहां आपको किस्मत ले जाए वहां पे आप ग्रेजुएशन ज्वाइन कर सकते हैं। बीएससी करने के बाद आपको ऑप्शंस क्या क्या मिलते हैं अब मैं वो भी आपसे शेयर करूं। बीएससी करने के बाद आपको ऑप्शंस मिलते हैं, एक, आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाएं, दूसरा, आप बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी बीएससी 1 से ही शुरू कर दें, तीसरा, आप यूपीएससी को सोच कर चलें और उसी के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, चाहे इवन बीए आप करना चाहें तो बीए कर लें और आप
भारत की सबसे ताकतवर नौकरी को ज्वाइन करें, आप पीसीएस को ज्वाइन करें। इसके अलावा आप अगर एजुकेशन की फील्ड में बहुत अलग कुछ खास करना चाहते हैं तो आप बीएड करें। अगेन, किस इंस्टीट्यूट से कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है। इसलिए नहीं कि वो आपको जॉब बहुत अच्छी दिलाएगा, बेटा जॉब से भी परे उससे गहरा रीज़न है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुंचने का। उस इंस्टीट्यूट की लेगेसी, उसका एनवायरनमेंट आपको ग्रो करने में मदद करता है एज अ पर्सन, आपके टैलेंट्स को पॉलिश करता है। और अगर आप किसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पैसे की वजह से या इस कोटे से उस कोटे से लोग पहुंच रहे हैं, उनके अपने उतने सपने भी नहीं हैं और उनको जो मिला उसके लिए उन्होंने मेहनत नहीं करी, बस मिल गया, तो आप सोचो कि ऐसे लोगों के बीच जो वाइब्स होती हैं वो वाइब्स आपको कहाँ पहुँचाएंगी। क्योंकि मुझे ये समझ आता है कि अगर एक गरीब का बच्चा अपनी मेहनत से सिविल सर्विसेज क्लियर करके भारत का पॉलिसी मेकर बन सकता है, तो ये मेरे देश की डेमोक्रेसी है जो उसको ये हक देती है। बस उसको मेहनत करना पड़ेगा। उसको सुविधाएं नहीं मिली हुई हैं, लेकिन यहाँ जो आग है वो उसको पहुँचा देती है वहाँ तक। और वही आग तुम्हें अपने अंदर ढूंढनी है कि किस के लिए वो जुनून तुम्हारे अंदर जगता है। तो आप देख रहे हो कि आपके पास बीएससी किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से करना कहीं बेहतर है नॉट सो गुड प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करने के। जब तक कि आपकी अंदर से बहुत इच्छा ना हो कि आप बीटेक ही करो। अब आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपने बीएससी कर लिया, इवन अगर आप बीटेक करना चाहते थे और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिला, आप नहीं उतना इन्वॉल्व हो पाए 11th-12th में, आपसे समय ख़राब हुआ और आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए और आपको बीटेक करने का बहुत मन था और आपने बीटेक नॉट सो गुड प्राइवेट कॉलेज से भी कर लिया, तो उसके बाद बीएससी बीटेक सबके लिए फिर से मौके ही मौके आपकी देश आपको दे रहा है, आप उन्हें पकड़िए। तो जब आपने बीएससी कर लिया तो उसके बाद देखो कि तुम्हारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहले बीटेक के बच्चे, मान लीजिए कि आपका स्कूल बहुत अच्छा आपको नहीं मिला और आपने बीटेक अपना किया, लेकिन आपने वहाँ पे पहुँचकर उस गलती को नहीं दोहराया जो आपने 11th-12th में की थी, और आप मेहनत करते रहे, आपने जो पढ़ा मन से पढ़ा और सीखने की चाह से पढ़ा। सीखने की चाह से पढ़ना एक बिल्कुल अलग बात होती है और नौकरी पाने के लिए पढ़ना एक बिल्कुल अलग बात होती है। तो आपके सामने गेट का एग्ज़ाम है। जो बच्चे बीएससी करके फिर किसी बेहतर इंस्टीट्यूट से आगे अपनी हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, उनको एमएससी करके तब गेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, वो एलिजिबल होते हैं। लेकिन बीटेक वाले बच्चे सीधे गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। गेट के एग्ज़ाम में आपको अगर अच्छा स्कोर आता है तो आप किसी अच्छे बेहतरीन इंस्टीट्यूट से एमटेक कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। उस गेट के स्कोर की वैल्यू बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज़ में आपको सीधे जॉब दिला सकती है। उस गेट के स्कोर से जब आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे आगे एमटेक, तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, स्टाइपेंड मिलता है, आपको पैसे मिलते हैं अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए। इसके अलावा गेट के स्कोर से आपको बाहर की रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन स्कॉलरशिप के साथ मिलता है। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी है उसमें बीई, बीटेक और इसके अलावा बीएससी के बाद एमएससी करना। अगर आपने बीएससी की है तो आप देख रहे हो कि आपके पास फिर से एक रास्ता है कि आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पहुंच सकते हो
अगर आप बीएससी भी बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं कर पाए, लेकिन आप जब पढ़ रहे हैं तो आप अपने एनवायरनमेंट से अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, पीयर प्रेशर में नहीं आ रहे हैं। आपके आँखों में आपका सपना है और आपकी संकल्प शक्ति आपको बस एक डायरेक्शन में दिखा रही है, तो एमटेक आपको वो मौका देता है। अगर आप गेट, जो कि बहुत सारे बच्चे ऑप्ट करते हैं गेट को, तो गेट अगर आप ऑप्ट नहीं करते हैं, मान लीजिए कि आपने बीएससी किया है और अब आप चाहते हैं कि आप किसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी से एमएससी करें, तो आपके पास 3 बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं बेटा। एक, आईआईटी जैम, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी। आईआईटी जैम से आपको एमएससी या एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड कोर्स करने को मिलता है किसी आईआईटी से या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस से। तो आप समझ सकते हो कि आपको फिर से एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट में जाने का मौका मिलता है बीएससी के बाद, और आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन अपने साइंस के उस सब्जेक्ट के साथ कायम रख सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है। जो सब्जेक्ट्स आपको आईआईटी जैम में अलाउड हैं वो बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, जियोलॉजी। ये मैं कहना चाहती थी कि जियोलॉजी यानी जिसको भूगर्भ शास्त्र भी बोलते हैं, जूलॉजी नहीं बेटा, जियोलॉजी है ना, और एक स्टैटिस्टिक्स। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके पास 12th में नहीं होते हैं, ये एक्चुअली स्टार्ट ही ग्रेजुएशन से होते हैं। ये भी बहुत बेहतरीन ऑप्शंस हैं आपके लिए। जैसे आप फिज़िक्स, मैथ्स और जियोलॉजी ले सकते हैं, फिज़िक्स, मैथ्स और कंप्यूटर ले सकते हैं, फिज़िक्स, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स ले सकते हैं। तो केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथ्स, मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिक्स और फिज़िक्स, इन सब्जेक्ट में आपको आईआईटी जैम के थ्रू एमएससी और एमएससी प्लस पीएचडी के कोर्सेज आईआईटीज़ में और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में करने का मौका मिलता है। ये एग्ज़ाम भी साल में एक बार होता है और सभी रिप्यूटेड आईआईटीज़ में आप एंट्री पा सकते हैं। अगर आप बीटेक नहीं भी करना चाहते तो इन जगहों से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी, ये बहुत भाग्य की बात है। इन जगहों पर पहुंचना, ये पढ़ाई के मंदिर हैं बेटा, ज्ञान के मंदिर हैं ये, और यहाँ आप पहुँचे, इसका मतलब आपने वो चीज़ पाली जो ज़िंदगी में और इंसान के रूप में सबसे कीमती चीज़ है, मेहनत और ईमानदारी। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये फ़िज़िक्स से रिलेटेड है इसलिए मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चों को इन एग्ज़ाम्स के बारे में पता नहीं होगा, इसलिए मुझे और मेरी ज़िम्मेदारी लगी कि मैं आपको ये बताऊं। आज आप 11th में हो, 12th में हो, 10th में हो, 8th में हो, 9th में हो, ये बात आपको आज पता होनी चाहिए, और वो है जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, JEST, जेस्ट बोलते हैं उसको। और ये किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में फ़िज़िक्स या थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस से एमएससी और पीएचडी करने के लिए आपको मौका देता है। 22 रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में जहां रिसर्च का काम एक क्वालिटी लेवल पर होता है, और ये एग्ज़ाम आपको उन क्वालिटी इंस्टीट्यूट में पहुंचा सकता है। गेट हो, जेस्ट हो, इन सब जगह पर जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको पढ़ते समय एक अमाउंट मिलेगा जो आपको पढ़ाई के समय सहारा भी देगा। तो ये एग्ज़ाम्स उन बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जिन बच्चों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की मजबूरी है। और इंस्टीट्यूट तो शायद आपको पता ही नहीं होगा कि ये 22 इंस्टीट्यूट इस देश में काम कर रहे हैं। मुझे ही बहुत समय तक पता नहीं था बेटा। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे और डोमिनिक के बच्चों को मैं स्पेसिफिकली चाहती हूँ कि आप जानो कि NTSC
KVPY, ये तो 2 एग्ज़ाम हैं ही जो आपको इन इंस्टीट्यूट में पहुंचाते हैं डायरेक्ट आफ्टर 10th एंड 12th। लेकिन अगर आपने BSc किया और BSc के बाद आप चाहते हैं कि आप बेहतरीन जगह से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करें, PhD करें और एकेडमिक्स में एक बहुत ऊंचे स्तर पर पहुँचें, तो ये इंस्टीट्यूट है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। एस्ट्रोफिज़िक्स में, एस्ट्रोनॉमी में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च कराता है नैनीताल। बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ थ्योरेटिकल साइंसेस बैंगलोर, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज, इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िक्स भुवनेश्वर, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिज़िक्स पुणे। आप समझ रहे हैं कि आपको ये कॉलेजेस पता भी नहीं होंगे और ये कितने सारे इंस्टीट्यूट हैं। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बैंगलोर, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर मानेसर, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिज़िक्स TIFR पुणे, फिज़िकल रिसर्च लैब अहमदाबाद, राजा रमन्ना सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिज़िक्स कोलकाता, और ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं। सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस, TIFR सेंटर फॉर इंटर डिसिप्लिनरी साइंस हैदराबाद, UGC DAE साइंटिफिक रिसर्च इंदौर, वेरिएबल एनर्जी सेंटर कोलकाता, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई एंड हैदराबाद। इन जगहों पर पहुंचकर आपके तो फ्यूचर का डायरेक्शन ही कुछ और हो जाना है। Who says कि BSc के बाद ऑप्शंस नहीं है बेटा। इसके अलावा एक तीसरा एग्ज़ाम भी है, उसे TIFR कहते हैं, बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। और इसमें एक बात और तुम्हें बताऊं कि IIT JAM, JEST, TIFR ये वो एग्ज़ाम हैं जिनके बारे में या तो बच्चों को पता नहीं है या वो उनको इसके फ़ायदों के बारे में नहीं पता है। तो बहुत सारे बच्चे पार्ट ही नहीं लेते हैं, वो गेट के बारे में जानते हैं केवल। तो यहाँ पर कंपटीशन भी उतना नहीं है। TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल ग्रेजुएट स्कूल एग्ज़ाम है और ये हैदराबाद में है और ये मुंबई में है। इसमें भी आपको PhD करने के लिए, यानी यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको BSc या MSc होना चाहिए। अगर आप MSc हैं तो PhD में एंट्री ले सकते हैं। अगर आप BSc हैं तो जो इंटीग्रेटेड PhD का कोर्स है वो आपको मिल सकता है। और यहाँ पर आप मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर सिस्टम साइंस और साइंस एजुकेशन में आप रिसर्च कर सकते हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूट के नाम मैंने आपको बताए, आप पॉज कर करके इन नेम्स को नोट करिए और उसके बाद आप इनकी वेबसाइट पर जाकर इनके बारे में पता करिए। मैं एक बार फिर आपको बता रही हूँ कि ये जो TIFR का एग्ज़ाम है ये आफ्टर ग्रेजुएशन आप दे सकते हो और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल ग्रेजुएट स्कूल एग्ज़ाम कहलाता है। ये टाटा इंस्टीट्यूट का जो रिसर्च सेंटर है हैदराबाद में और मुंबई, वहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस PhD का इंटीग्रेटेड कोर्स या PhD करने के लिए आपको एडमिशन देता है। और इन सब जगहों पर आपको पहले एग्ज़ाम देना पड़ता है और एग्ज़ाम देने के बाद आपको इंटरव्यू में भी क्वालिफाई करना पड़ता है। इसके अलावा जो मैंने आपको 22 इंस्टीट्यूट बताए थे आपको जेस्ट के लिए, उनके भी आप GEST के नाम से अगर आप GEST की वेबसाइट पर जाएंगे तो वो सारे इंस्टीट्यूट जो है वो आपको पता चल जाएंगे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट इन जगहों इन एग्ज़ाम्स के थ्रू एडमिशन देते हैं। फिर उन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाकर आपको अपनी पसंद के कोर्सेज चुनने का मौका मिलता है और ये सब आपको BSc के बाद के मौके हैं। केवल गेट का ऐसा एग्ज़ाम है जो आप MSc के बाद दे सकते हो। BTech के बच्चे BTech के 4 साल के बाद ही दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपको BSc के बाद
बैंक के एग्ज़ाम्स, जिनको बैंकिंग सेक्टर में काम करने के फ़ायदे पता हैं, एक सिक्योर जॉब, अच्छी सैलरी। मैं वैसे जॉब से ज़्यादा जॉब के सेटिस्फैक्शन पर ज़ोर देती हूँ, फिर भी अगर कोई बच्चा ऐसा है कि उसको ये पता ही नहीं है कि उसको क्या चाहिए, तो मैं कहती हूँ कि गो फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम। अगर आपने मैथ्स में आपने 12th तक आपकी मैथ्स रही है तो आपके लिए ये अच्छा होगा। ज़रूरी नहीं है, इसे कोई भी ग्रेजुएट दे सकता है, लेकिन अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट रहा है तो आप उसकी प्रिपरेशन में ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से उसकी तैयारी शुरू कर दो और उसके बहुत वैकेंसीज़ हर साल निकलती हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए, क्लर्क्स के लिए। तो कौन कहता है कि बीएससी के बाद ऑप्शंस नहीं है। इसके अलावा आप अपनी स्ट्रीम चेंज करके, मैंने कहा कि आप बीकॉम कर सकते हैं, आप बीसीए कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, आप सीए के लिए जा सकते हैं। आपको अगर आप 12th साइंस से हैं तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुली हुई हैं। आपको तो बस इतना पता करना है कि आप करना क्या चाहते हो, और मेहनत तो जिधर जाओगे, कुछ पाना है तो मेहनत को ज़मीन में बोना होगा, फसल तो तभी निकलेगी बेटा। और अगर आप फाइनेंशियली किसी प्रॉब्लम में हो, आपके पेरेंट्स आपको महंगे इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं भेज सकते हैं, तो भी आपके ऊपर पहुंचने का रास्ता बिल्कुल बंद नहीं है। आप नॉर्मल स्कूल से आप ग्रेजुएशन करो, यूपीएससी की तैयारी करो, और आप वहाँ पहुँचो जहाँ से आप सोसाइटी को डायरेक्शन दे सकते हो, दिशा दे सकते हो, चेंज का फैक्टर बन सकते हो। तो बैंकिंग सर्विसेज हैं, पीसीएस है, यूपीएससी है, गवर्नमेंट जॉब्स में जिन्हें इंटरेस्ट है वो क्लरिकल एग्ज़ाम्स होते हैं ग्रेजुएशन के बाद। इन सारी जगहों पर तो सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। इसके अलावा जो बच्चे बीकॉम कर रहे हैं, मैंने कई बार देखा कि बीकॉम में जो बच्चे हैं वो बहुत अपने ही कॉलेज में मैं देखती हूँ कि बीकॉम में बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं। दे डोंट नो कि अगर वो सीए क्वालिफाई कर लेते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में सीएस का अपॉइंटमेंट अलग से होता है। तो आपको तो एक कहावत है कि सकल पदारथ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो कर्महीन व्यक्ति वो हैं जो कुछ नहीं पाते, लेकिन जो कर्म करने को तैयार हैं उनके लिए दुनिया बिछी हुई है बेटा। और एक बात और, सारे इंस्टीट्यूट्स बीटेक के टीचर्स को, बीटेक करने वाले लोगों को सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने यहाँ जगह देना चाहते हैं, बिकॉज दे वांट टू शो कि जो उनके टीचर्स हैं वो कैपेबल हैं, दे हैव क्वालिफाइड दैट एग्ज़ाम। आप एक बात बताओ, अब तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे जा रहे हो, पढ़ रहे हो, आप बताओ क्या बीटेक किए हुए लोग जो वहाँ पढ़ा रहे हैं कमिटेड हैं? वो आपको वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने के लिए उतनी मेहनत कर रहे हैं? इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो बीटेक है? इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नंबर ऑफ़ मेंस क्वालिफाइड बच्चों की एक लिस्ट देते हैं, उसके बाद ये क्यों नहीं बताते कि ये मेंस क्वालिफाइड बच्चे किस कॉलेज में पहुँचे? अगर वो फाइनली प्राइवेट कॉलेज में पहुँचे तो वहाँ वो वैसे भी पहुँच सकते थे, उसके लिए मेंस क्वालिफाई करने की ज़रूरत ही क्या थी? तो जो कुछ चारों ओर केओस मचा हुआ है ना, उससे अंदर आ जाओ खुद में, और पूरी ताकत के साथ, संकल्प शक्ति के साथ, मेहनत के साथ रास्ते देखो, चुनो और हिम्मत के साथ बढ़ जाओ। इसलिए नहीं कि तुम्हें एक बेहतरीन जॉब पानी है बेटा, इसलिए कि मेरे देश को, मेरी सोसाइटी को, मुझे
काबिल, मेहनती, ईमानदार लोगों की बहुत ज़रूरत है। हम अब और लापरवाही अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम्हें अपने कंधों पर इस देश को ऊंचाइयों पर ले जाना है। ये मेरी कोशिश, हम टीचर्स की कोशिश है कि हम अपनी जनरेशन की हुई गलतियों को रेक्टिफाई कर सकें और तुमको वो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें विरासत में सौंप सकें, जिसको मेहनत और ईमानदारी कहते हैं। जो काम हाथ में लो, सोच के लो और फिर उसको ऐसे करो कि वो काम तुम्हारा सिग्नेचर बन जाए, वो काम तुम्हारी पहचान है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको रास्ता दिखाने में मदद करेगा। आप वीडियो पॉज करके जहाँ जो जानकारी चाहते हैं वो नोट करिए और अपने लिए जो सूटेबल है वो रास्ता चुनिए। आप जब पहुँचेंगे ना किसी मंजिल पर, तो हर बच्चे के साथ मैं मंजिल पर पहुँचूँगी। मेरा मन आपको ढेरों दुआएं देगा और आज भी मेरा आशीर्वाद आपके साथ है कि खूब तरक्की करो। तो अगर तुम्हारे लिए ये फ़ायदेमंद है दीपांशी, मुझे बताना कि तुम्हारी समस्या कुछ सॉल्व हुई या नहीं। ऑल द बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू।